हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया कि अगर डिस्क्रीट पार्टिकल है और सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और RCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डैश डैश mnrn अपॉन m1 प्लस m2 डैश डैश mn से उसकी वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए मैंने एक बेसिक आपको बताया था कि सबसे बॉटम मोस्ट जो पार्टिकल है उसमें से पासिंग एक्स एक्सिस कंसिडर करनी है और सबसे लेफ्ट साइड पे जो पार्टिकल है उसमें से वाई एक्सिस पास कंसिडर करनी है। समटाइम्स मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इस सिचुएशन के अंदर उनका जो कॉमन एक्सिस है, मतलब परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर एक्सिस है जिसके अराउंड सिमेट्री है, तो दो सिमेट्रिकल एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी उसे हम रेफरेंस पॉइंट मान के या तो वही हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाता है। जो हमारी सिमेट्रिकल एक्सिस है वही हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात मैंने आपकी बताई थी कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर एक्स एक्सिस या पर्टिकुलर वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री होती है, तो उस सिचुएशन में अगर एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे मिलेगा। अगर वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास हमें वाई एक्सिस पे मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है या तो नॉन सिमेट्रिकल सिस्टम है और इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमारे पास एक ही मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट को हम कंसिडर करके आज का ये जो न्यूमेरिकल सेशन है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर टू आइडेंटिकल रोड ईच ऑफ मास m and length l as shown in figure। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हमें सिमेट्रिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिमेट्री है वो अबाउट एक्स एक्सिस है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस। जितना मास अबोव एक्सिस है उतना ही मास बिलो एक्सिस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अगर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे मैंने वाई कोऑर्डिनेट लिखा नहीं है, सिर्फ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो इंडिविजुअल पार्टिकल या इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे। यहाँ पे बॉडी है तो इसके हम सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे। तो ये जो बॉडी 1 है इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये बॉडी 2 है ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है। सबसे पहले सिमेट्री देखना है, उसके बाद इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है और फिर हमें एक्सिस को कंसिडर करना है। तो लेफ्ट मोस्ट और ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहां से ये जो बॉडी 1 है ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ये बॉडी 2 है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितने डिस्टेंस पे है? तो l/2 डिस्टेंस पे है। तो ये हमें डिस्टेंस मिल गया l/2। दोनों का मास सेम है m। अब हम सिंपल निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास m × 0 प्लस m × l/2 अपॉन m प्लस n। तो हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा l/4। मतलब यहां से l/4 डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे जो सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। आपके पास दो रास्ते हैं, आप इसको रेफरेंस एक्सिस कंसीडर कर सकते हो या तो इसको रेफरेंस एक्सिस कर सकते हो। पर्टिकुलर अगर बोला गया है कि भाई प्लेट 2 को रेफरेंस कंसीडर करके सेंटर ऑफ मास निकालो तो बात अलग है। अदरवाइज हमारा बेसिक फंडा क्या है? बॉटम मोस्ट लेफ्ट मोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस है, जितना मास राइट साइड पे है उतना ही मास डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड पे है। मतलब ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। अगर सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है
तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ मिलेगा, अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पे मुझे सेंटर ऑफ मास कहीं पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, सिमेट्रिकल एक्सिस। इसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, जितनी भी बॉडी है उनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे। तो ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। अब ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब रेफरेंस पॉइंट। यहां से हमें कंसिडरेशन करना है कि ये पूरी जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ठीक है। तो यहां से C1 का डिस्टेंस कितना, ये हो गया L/2। यहां से C2 का डिस्टेंस कितना, ये हो गया L। यहाँ पे मैंने लिखा L/2 फॉर रॉड 1 एंड L फॉर रॉड 2, दोनों का मास सेम है। फिर तो हम इजीली निकाल सकते हैं YCM इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। चलो अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। ये जो सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस है, जितना मास राइट साइड पे उतना ही मास लेफ्ट साइड पे है, और बॉटम मोस्ट मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये मेरा रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, अबाउट वाई एक्सिस। तो हमें फोकस किसको करना है, वाई एक्सिस को करना है। तो हमें ये जो बॉडी है इसका ए इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास जो यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। हमें ये हाइट चाहिए, मतलब y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये एंगल 60 है, तो अपोजिट कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन, और एडजेसेंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा कॉस। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, y डिस्टेंस, तो एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होगा, कॉस होगा। तो L/2 cos 60, L/2 cos 60, मतलब मुझे ये मिल गया, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया। क्यों मैंने y कोऑर्डिनेट निकाला, क्योंकि सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आप काउंट करोगे तो भी एक्सियम तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट मैंने निकाला, L/2 cos 60, सेम इसके लिए भी L/2 cos 60। अब मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मास है एंड सेंटर ऑफ मास है, बस फिर तो सिंपल, YCM इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ना तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, ना तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। तो हम कौन सा फंडा यूज करेंगे, लेफ्ट मोस्ट बॉटम मोस्ट। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट एक्सिस ये हमारी x एक्सिस हो गई, लेफ्ट मोस्ट ये हमारी y एक्सिस, और ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सबके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करेंगे। तो ये सबके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास मिल गए, C1 एंड C2, ओके। अब हम क्या करेंगे, कोई सिमेट्री है नहीं, तो x कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा XCM, y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा YCM। तो बच्चों XCM के लिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं L/2 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 L/2, ठीक है। बस दोनों का मास है हमारे पास, M L/2 प्लस M0 M L/2। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली RCM इक्वल टू M L/2 0 प्लस M 0 L/2 अपॉन M प्लस M, इस तरह से भी सॉल्व करोगे तो भी वैलिड है। आप सॉल्व करो तो क्या होगा बच्चों, ML/2, ओके, y कंपोनेंट भी ML/2, नीचे आ गया 2M, MM कैंसिल हो गया, L/4, ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। मेथड चाहे कोई भी हो बच्चों, बेसिक फंडामेंटल यही है कि सबसे पहले हमें सिमेट्रिकल एक्सिस देखना है। अगर सिमेट्रिकल एक्सिस मिल जाती है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा।
लेकिन अगर सिमेट्रिकल अबाउट एनी वन एक्सिस है तो जो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है वही एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। अगर कोई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मतलब सिमेट्री नहीं है तो लेफ्ट मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्टिकल को हम बॉडी या तो पार्टिकल को कंसिडर करके वहां से पासिंग हम एक्सिस कंसिडर करेंगे और सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान से देखो, यहां पे सिमेट्री तो दिख रही है मुझे, ओके ये तो इजीली सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, जितना मास ऊपर ले जा रहा है उतना ही नीचे, आई बात समझ में, जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड पे है, ये सिमेट्री है, यही हमारा क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, मतलब L/2 L/2 वही आंसर होगा। ध्यान से देखो बच्चों, एक्सियम L/2 वाईसीएम L/2, ठीक है, लेकिन ये तो डायरेक्टली मिल गया आंसर, लेकिन अगर इसको काउंट करना है तो कैसे करेंगे? ये तो डायरेक्टली आंसर मुझे मिल गया क्योंकि सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस है, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, तो a L/2 डिस्टेंस और a L/2, तो आंसर मिल गया मुझे L/2 L/2। लेकिन बच्चों अगर ऐसा नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे रॉड है, इसकी कौन सी डेंसिटी आएगी? लीनियर मास डेंसिटी, ए लेंथ L, लेकिन ए वाली लेंथ कितनी? ए भी L है, ए वाली लेंथ कितनी? √2L, कितनी होगी बच्चों? √2L, ओके, पूरी लेंथ √2L, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? √2L/2 कितना होगा? √2L/2। C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? L/2 0, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा इंटरसेक्शन रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट टू मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है बच्चों, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L/2 0, इसके कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं बच्चों, हाइट कितनी? L और ये लेंथ L/2, ये तो दो कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए C1 और C2 के, ठीक है, इस C1 रोड 1 और इस C2 रोड 3, ये तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है, L/2 0, L/2 L, ठीक है, दोनों कंपोनेंट आएंगे। लेकिन ये वाला जो C2 है यहां से कितने एंगल पे? 45, कितने एंगल पे? 45, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों? तो डायरेक्टली देख सकते हो L/2 आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करोगे बच्चों? तो L/√2L/2 मतलब L/√2 लिख सकते हो, ठीक है, L/√2 cos 45, L/√2 sin 45, √2L/2 cos 45, √2L/2 sin 45, ओके, तो क्या मिला? L/2 L/2। समझ में आया बच्चों? फिर से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मुझे पता है L/2 L/2, लेकिन वो कैसे आया? ए लेंथ हो गई √2L, इसकी हाफ लेंथ हो गई √2L/2 मतलब L/√2, और इसका एक कोऑर्डिनेट L/√2 cos 45, L/√2 sin 45, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? L/2 L/2। तो पहले तो इस सम कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो डायरेक्टली आंसर मिल गया L/2 L/2। लेकिन फिर भी आपको अगर सॉल्व करना है तो आप तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालो, तीनों के कोऑर्डिनेट निकालो, ओके, और फिर आप सेंटर ऑफ मास निकालो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बच्चों? क्योंकि डायरेक्टली हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। कौन से कोऑर्डिनेट है? L/2 L/2, तो तीनों के कोऑर्डिनेट है, तीनों का मास है। हाँ, इसका मास मुझे निकालना पड़ेगा, इसका मास मुझे निकालना पड़ेगा। ये मास कैसे निकालोगे? तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा से, अगर मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो m1 की लेंथ है तो KL मतलब m हो गया,
इसकी लेंथ √2l, तो √2m हो जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा? कैसे लिएगा? समझ में आ गया बच्चों? m2 प्रोपोर्शनल टू √2l, सो m2 इक्वल टू k √2l, लेकिन kl क्या है? तो m है, तो √2l। ठीक है, तो एक मेथड थी, बाई चांस कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए। बाकी तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एक्सिस ले लो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो, वही आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक की रेडियस 2r है, डायमीटर 2r है, दूसरे का डायमीटर 4r है। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ध्यान से देखो कौन सी सिमेट्रिकल एक्सिस है बच्चों, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस एज अ सिमेट्रिकल एक्सिस, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे? अबाउट एक्स एक्सिस। जितना मास ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सबसे पहले सिमेट्रिकल एक्सिस को डिसाइड कर लो, फिर दूसरे एक्सिस कहां पे लोगे? लेफ्ट मोस्ट, मतलब ये वाइस एक्सिस, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। ऐसा जरूरी नहीं है आपको पर्टिकुलर दिया जाए कि दो सी स्फीयर का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसमें से पासिंग एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालो, तो हम यहां पे सेंटर ऑफ मास इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ओके, आपको अगर कहा गया है कि जो छोटा सा स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर, उसके सेंटर में से पासिंग एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालो, तो फिर हम ए एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर के अंदर एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, क्योंकि आप कौन से एक्सिस को कंसिडर कर रहे हो और किसके रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, वो अगर चेंज होगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो जब तक कुछ भी नहीं कहा है तो हमारा बेसिक फंडा है लेफ्ट मोस्ट बॉटम मोस्ट, या तो सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस। ठीक है, चलो बच्चों, मुझे इसके रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना। इसका खुद का सेंटर ऑफ मास ये हो गया C1, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास ये हो गया C2। ठीक है, यहां से कितने डिस्टेंस पे है? C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? R0। C2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ये तो हो गया 2r, ये डायमीटर 4r, मतलब ये भी 2r, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 4r0। क्या होंगे? 4r। अब मास भी निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मास तो मुझे पता नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते इसके डबल डायमीटर है तो इससे इसका मास डबल होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक डिस्क है, मतलब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप सिग्मा यूज कर सकते हो, मैंने के यूज किया है, डजंट मैटर। तो बच्चों अगर ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो बच्चों क्या करेंगे? m1 इक्वल टू k पाई r स्क्वायर, k पाई r स्क्वायर इक्वल टू m2 इक्वल टू k पाई 2r होल स्क्वायर, लेकिन k पाई r स्क्वायर है तो मास कितना हो गया? 4m। एक का मास m है, दूसरे का मास कितना हो गया? 4m। हम डबल नहीं कह सकते बच्चों, समझ में आया? बस मेरे पास कोऑर्डिनेट है, मास, तो हमें सेंटर ऑफ मास इजीली मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? Is this clear? Is this clear? Okay. अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो हम ये फॉर्मूला भी शायद यूज कर सकते हैं, एक्सियम इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, लेकिन इसमें मास होना चाहिए, लेकिन मास हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके सॉरी, गलत लिखा मैंने। a1x1 प्लस a2x2
अपॉन m1 प्लस m2। a1 मतलब पाई डायमीटर 2r था तो पाई r स्क्वायर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों, r, प्लस a2 पाई 2r होल स्क्वायर और a1 प्लस a2। ओके, x2 मतलब 4r डिवाइडेड बाय a1 पाई r स्क्वायर प्लस a2 पाई 2r होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया पाई आर क्यूब हो गया बच्चों, ये हो गया 4 इंटू 2 8 पाई आर क्यूब, ये हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर 5 पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, तो हमारा जो आंसर बनेगा पाई आर क्यूब कैंसल 8/5, हाँ सॉरी ये 4 है तो 2 स्क्वायर मतलब 4 है 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 प्लस 1 17 आर क्यूब है, पाई कैंसिल हो गया 0.5। आप डायरेक्टली बच्चों इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, m इज प्रोपोर्शनल टू a है, इसलिए आप डायरेक्टली xm इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। ये कैसे आया, कुछ नया नहीं है, मास इक्वल टू सिग्मा इंटू ए था, तो सिग्मा ऊपर नीचे कॉमन कैंसिल हो जाएगा, जो सरफेस मास डेंसिटी है ऊपर नीचे कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इतना लंबा चौड़ा लिखा है, ये अगर नहीं लिखना है तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये और करके मैं लिखता हूँ, आप इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा। a1 मतलब जो बॉडी 1 है उसका एरिया, x1 मतलब इसके कोऑर्डिनेट, a2 मतलब सेकेंड जो बॉडी है उसका एरिया, x2 मतलब इसके कोऑर्डिनेट अपॉन a1 प्लस a2। तो बेटर है ये मेथड से आप काउंट करोगे अच्छा रहेगा, और इस तरह से काउंट कर सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि भाई इसको रेफरेंस कंसीडर करके आप सेंटर ऑफ मास निकालो। एक और क्वेश्चन होमवर्क में मैं दे रहा हूँ कि भाई दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको वाई एक्सिस इमेज करके आप सेंटर ऑफ मास निकालो। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप दोनों मेथड से ट्राई करना। एक्सियम इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, तो चलेगा। ठीक है, ये आप इससे सॉल्व करें। चलो यहाँ पे दो बॉडी है, एक स्क्वायर है और दूसरा सर्कल है, और इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करें बच्चों, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस से ध्यान से देखो, ये एक्स एक का सेंटर ऑफ मास है, दूसरे का सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, बोलो बोलो फटाफट बोलो, d/2 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, ये हो गया d, ये हो गया d/2, 1 + 1 मतलब 3d/2। ओके, अब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्सियम इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 इसका एरिया बच्चों स्क्वायर है तो हो गया d स्क्वायर, x1 क्या है d/2 प्लस इसका एरिया क्या होगा d स्क्वायर, पाई d/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 3d/2 डिवाइडेड बाय, दोनों का एरिया मुझे लिखना है तो d स्क्वायर प्लस पाई d/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बच्चों आप खुद सॉल्व कर लेना तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप ए वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो, m इज प्रोपोर्शनल टू ए, m1 का मास हो गया m, m2 का मास क्या होगा पाई m/4 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखो,
और इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ट्राई करो। डी क्यूब अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 3/4 पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉल्व करो, और डी स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, डी स्क्वायर नीचे से बाहर निकाल के सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, नीचे डिवाइड 2 प्लस डायरेक्टली कॉमन निकाल दो, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, डी क्यूब कॉमन निकाल देता हूं मैं, 1/2 प्लस 3π/4। ठीक है, और इसमें से डी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचा बच्चों, 1 प्लस π/4। अब आंसर को चेक करो तो एक तो d/2, इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, डी कैंसिल हो गया तो d/2, ये हो गया 1 प्लस 3π/2। ओके, और नीचे यहाँ पे बोलो बच्चों, डी स्क्वायर तो गया 1 प्लस π/4, सही आंसर है। अगर ये वाला आंसर नहीं चाहिए तो एलसीएम ले लो बच्चों, d/2, 2 एलसीएम लिया तो 2 प्लस 4 वाला ही रहने दो। ओके ठीक है, ये 8 है, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 मतलब 8 आएगा। ओके, अब इसके अंदर से 2 कॉमन निकाल दो बच्चों, डी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 3π/4 बचेगा। ओके, बस फिर सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो 4, तो 4 प्लस 3π आ गया, 4 प्लस 3π डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये हो गया 4। ठीक है, चलो एलसीएम ले लो तो 4 प्लस 3π, और नीचे क्या हो गया 4 प्लस पाई, तो आपका आंसर आ गया डिवाइड 4 प्लस 3π अपॉन 4 प्लस पाई। मेथड बच्चों चाहे कोई भी हो, आपकी स्पीड कौन सी मेथड पे ज्यादा है वही मेथड से आप सॉल्व करना। आप के की जगह पे सिग्मा लेके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, एक के लिया है इसकी जगह पे सिग्मा लेके आप काउंट करोगे तो भी चलेगा। तो ये वाली मेथड भी अच्छी है, ये वाली भी मेथड अच्छी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले सिमेट्रिकल एक्सिस डिफाइन करनी है, फिर जितनी भी बॉडी है उसका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट निकालना है, और फिर सभी बॉडी का मास निकालना है, और फिर हमारी जो फॉर्मूला है आरसीएम वाली या तो एक्ससीएम वाली या तो वाईसीएम वाली, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, another disc of diameter r is removed. Locate the center of mass, the remaining portion. ठीक है, तो यहां पे दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली मेथड पहले हम समझ लेते हैं, ओके, फिर एक और मेथड समझेंगे, फिर एक और मेथड, 3-4 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है बच्चों। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो ओरिजिनल पार्ट है इसको कहेंगे बॉडी 1, और ये रिमूविंग पार्ट है उसको कहेंगे बॉडी 2, और बाकी जो बच्चा पार्ट है उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। चलो ऐसा नहीं करना है तो जो ओरिजिनल डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास उसके रिस्पेक्ट टू जो रिमूव पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास उसमें से माइनस कर सकते हैं। यहां पे हम माइनस वाली मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने बच्चों कि ये जो पूरी डिस्क है उसका मैंने मास निकाला, तो m इज प्रोपोर्शनल टू ए, डिस्क है इसलिए
m1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू m2 ये जो पोर्शन है जिसके रेडियस r बाई टू, डायमीटर r है मतलब रेडियस r बाई टू, m2 इक्वल टू पाई r बाई टू होल स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर बोल 4, लेकिन पाई आर स्क्वायर है तो m बाई 4। ये होल डिस्क और ये वाला जो मास है वो रिमूव पोर्शन का है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कोई भी रेफरेंस एक्सिस ले सकते हैं। ये जो सिमेट्री है इसके रिस्पेक्ट टू फाइंड करो या तो यहां से फाइंड करो, एक्सिस चाहे कोई भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां से मैं सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ मास बॉडी 2 का यहां से कितने डिस्टेंस पे, तो ये हो गया मेरा C2 जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों r बाई 2 से। ये हो गया C1, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों R0। इसका मुझे मास मिल गया m1 इक्वल टू m, इसका मुझे मास मिल गया m2 इक्वल टू m बाई 4। ठीक है, अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसमें से इसका सेंटर ऑफ मास हम माइनस कर लेंगे, तो बाकी जो पोर्शन बचा उसका क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन xn इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, मैंने वैल्यू रखी तो मुझे सेंटर ऑफ मास मिला 7r बाई 6। लेकिन कहां से, यहां से कितने डिस्टेंस पे, 7r बाई 6। 7r बाई 6 मतलब हम कह सकते हैं बच्चों r प्लस r बाई 6 कह सकते हो नहीं, मतलब यहां पे हमें पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मिलेगा 7r बाई 6। यहां से समझ में आया, यहां से 7r बाई 6, यहां से अगर फाइंड करना है तो r बाई 6, यहां से कितने डिस्टेंस पे r बाई 6, यहां से 7r बाई 6, यहां से कितने डिस्टेंस पे r बाई 6। यही क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से सॉल्व करता हूं बच्चों। मेथड आपको जो अच्छी लगे उससे आप एग्जाम में सॉल्व करना, फर्क नहीं पड़ता। चलो, सबसे पहले तो ए ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें से मैंने इतना पोर्शन कट कर लिया, इतना पोर्शन मैंने कट कर लिया। ठीक है, और बाकी जो बच्चा बाकी जो पोर्शन है उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, चलो हो गया। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अब रेफरेंस एक्सिस कोई भी ले लो, ये सिमेट्रिकल एक्सिस है तो मैं इसको x और y ले सकता हूं, ax और y। ओके, इससे कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो डिस्क है, तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा
ठीक है, तो एक्सियम सिमेट्री कौन सी है, एक्स एक्सिस पे मैंने कट किया, एक्सियम इक्वल टू a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। इसका जो एरिया है उसे हमने a1 नाम दिया, इसका जो एरिया है उसे a2 नाम दिया। एक खुद का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, C1 0 0 और इसका सेंटर ऑफ मास C2 लेफ्ट साइड पे है माइनस, बोलो यहां से r/2 0 हो गया। चलो बच्चों हम वैल्यू रखते हैं, तो एक्सियम इक्वल टू a1, ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू x1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0, a2 ए वाला सर्कल मतलब पाई r/2 होल स्क्वायर और इसके कोऑर्डिनेट क्या है माइनस r/2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, a1 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो ये तो हो गया 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, पाई आर क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस करो तो क्या बचेगा, ये 4 है तो आर स्क्वायर बाय 4, इसमें से माइनस करो तो 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4। ओके, इतना समझ में आ गया बच्चों। और एलसीएम बचेगा, ये r/4 है, ठीक है। ओके चलो सॉल्व करो बच्चों, पाई पाई कैंसिल, r³ कैंसिल, 4 कैंसिल, माइनस r/3 कितना है, माइनस r/3। कहीं पे भी गलती हो तो देख लो। ये पूरा सर्कल जिसका सेंटर ऑफ मास हमने क्या लिया है पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और सेंटर ऑफ मास 0। ठीक है, इसके लिए हमने सोचा हाँ ए हो जाएगा तो उसका मतलब 4 8 आएगा। ओके, तो वो ए हो गया 6 माइनस r/6। क्यों माइनस आया बच्चों, क्यों माइनस आया, माइनस भी का प्लस आएगा। यहां से r/6 डिस्टेंस पे हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। कितने डिस्टेंस पे, r/6 डिस्टेंस पे। समझ में आ गया बच्चों। तो ये वाली जो मेथड है एकदम बढ़िया मेथड है और यही मेथड से बाकी के जो क्वेश्चन है आप अच्छे से सॉल्व करना बच्चों। ये इजीली भी हो जाएगा और ऐसे कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। ये जो कटिंग है ये आप खुद ट्राई करना। ये रेडियस मान लो कि r है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्फीयर कटिंग किया है जिसकी रेडियस a है, जिसकी रेडियस a है और ये जो सिस्टम बनेगी इसका आप सेंटर ऑफ मास, ये रिमेनिंग पोर्शन जो है इसका आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन सॉल्व करने की जो मेथड है यही रहेगी। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, अबाउट y एक्सिस कट किया मैंने, अबाउट y एक्सिस, तो अबाउट y एक्सिस है तो क्या करोगे, YCM इक्वल टू a1 माइनस a2y2 अपॉन a1 माइनस a2। इसका एरिया मुझे मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया मुझे मिल जाएगा पाई a स्क्वायर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे C1 0 0, इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आपको दे देंगे b। ओके, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों 0 b, क्या होंगे 0। ठीक है, बस बाकी सब कुछ मैंने दे दिया, a1 दे दिया a2 दे दिया, कोऑर्डिनेट मिल गए आपको y1 y2।
और आप इसका क्या निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ए पॉज करके आप लिख लो और ए भी आप पॉज करके लिखो, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको मैं भेजने वाला नहीं हूँ, ये आप पॉज करके लिख लेना चाहिए। ठीक है, ये आप होमवर्क के लिए लिख लो, ये आप खुद ट्राई करना बच्चों। चलो वापस आ जाए, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, ये वाली मेथड भी अच्छी है, वो वाली मेथड से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इन अ गिवन कंडीशन। अब हम इंटीग्रेशन वाली मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों। इंटीग्रेशन वाली मेथड यूज कर रहे हैं मतलब समझो यहां पे मान लो कि ए बॉडी है और ए एक्स एंड वाई एक्सिस है, ए हो गया रेफरेंस पॉइंट। मुझे ए बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर ये सिमेट्रिकल होती अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट बोथ एक्सिस, तो हम इजीली सेंटर ऑफ मास निकाल सकते थे। लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी बॉडी को छोटे छोटे इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। पूरी बॉडी को छोटे छोटे इक्वल पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर देंगे और फिर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। कैसे, तो इक्वल पार्ट मैंने कहा है, थोड़ा कम इक्वल है तो देख लो। अब सबका पोजीशन वेक्टर मिलेगा, सबका मास होगा, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, एक्सीएम इक्वल टू आरसीएम इक्वल टू dm1 r1 प्लस dm2 r2 प्लस डैश 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 dmn rn अपॉन dm1 प्लस dm2 डैश डैश dmn, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये तो पूरी बॉडी का टोटल मास हो गया, चलो m हो गया। लेकिन ए वाला इसको हम क्या लिख सकते हैं, dm इंटू आर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन dm इंटू आर। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि जब हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो नॉन सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है बच्चों, तो हम ए वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ये वाली मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बेस पे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मान लो कि थीन रॉड है, थीन वर्ड्स मैंने इसलिए यूज किया कि इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें कंसिडर नहीं करना, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सभी एलिमेंट का मास कैसा है, सेम है। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी लैम्बडा इक्वल टू m अपॉन n। लैम्बडा इक्वल टू मास और यूनिट लेंथ, मतलब लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन n। एक छोटा सा जो एलिमेंट है dx, इसका मास कितना होगा, तो dm इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, लैम्बडा इक्वल टू मास डिवाइड बाय लेंथ, मास डिवाइड बाय लेंथ। तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्बडा इंटू लेंथ। लैम्बडा क्या है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m अपॉन n, m अपॉन n। और लेंथ कितनी है, dx, तो dx के लिए m अपॉन n इंटू dx। एक छोटा सा मास मिल गया जो यहाँ पे मैंने लिखा, dm इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx इक्वल टू m अपॉन n इंटू dx। एक स्टेप में ज्यादा लिखा, जरूरत नहीं पड़ेगी
लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। ओके, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इस तरह से मास निकाल सकते हैं। चलो वापस आ जाओ। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to L x dm अपॉन इंटीग्रेशन 0 to L dm। x एक्सिस पे सिमेट्री है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट मैंने निकाला। dm की वैल्यू मैंने लिखी लैम्डा dx, नीचे भी लिखा। लैम्डा कॉमन कैंसिल हो गया, dx कैंसिल नहीं होगा बच्चों, लैम्डा कैंसिल होगा। अब हमने इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का x²/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 0 x है तो dm इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 0 x इंटू dx। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, dm की जगह पे लैम्डा 0 x इंटू dx। से नीचे लैम्डा 0 कैंसिल हो जाएगा। आप ए एक्स को कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों, क्यों नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कांस्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल के कैंसिल हो सकता है, x कैंसिल नहीं होगा। समझ में आया बच्चों, गलती से आप x x कैंसिल मत करना। लैम्डा 0 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स मतलब क्या हो गया, x² का इंटीग्रेशन x³/3, x का x²/2, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट। चलो लैम्डा इक्वल टू, ये मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं। अब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 0 x² अपॉन L² है, तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू मैंने रखी, ठीक है। फिर से इक्वेशन में ले, लैम्डा 0 कैंसिल हो जाएगा, L² कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x वाला टर्म्स कैंसिल नहीं होगा। तो क्या बचा, ए वाला टर्म्स, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x² x³/3, ठीक है, सॉल्व हो गया। सेम लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 0 1 प्लस x अपॉन L है, आप कर सकते हो सॉल्व। आगे बात समझ में होगा, लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग dm चेंज हो गया, ये वाली वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखो और फिर सॉल्व करना है आपको। ये वाला टर्म मिल गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, x² का x³/3, 1 का x और x का x²/2। बच्चों प्रैक्टिस से ये सब होगा, देखने से नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ आपको गाइड करना है कि इसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करना था, फिर ये जो इंटीग्रेशन वो सब कुछ है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, हमें तो बारीकाई से शांति से उसको समझ के इंटीग्रेशन ही करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट और इसका सिंप्लीफिकेशन। प्रैक्टिस से ही आप कर पाओगे, अदरवाइज इट्स वेरी टफ, ठीक है। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर। आपको ये थियोरी करना हो तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैंने एक छोटा सा आपको इक्वेशन ऑलरेडी दिया है और वही इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपको सिर्फ समझना है, आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, एक रिंग है और पूरी एंटायर रिंग पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले रॉड के क्वेश्चन मैंने करवाया, रॉड एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल था, लेकिन अब इसकी मैंने एक रिंग बनाई, सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग। पूरी सर्कुलर रिंग होगी तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो मैंने सेमी सर्कुलर रिंग लिया और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 2r/π। क्या था, 2r/π। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बताई थी। कौन सी वाली फॉर्मूला थी बच्चों, x इक्वल टू, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y इक्वल टू, बोलो बच्चों, r sin थीटा अपॉन थीटा। यहाँ पे रेडियस r है, थीटा पूरा एंगल 180 है तो हमें तो हाफ एंगल ही लेना है,
हाफ एंगल कितना, पाई बाय 2, तो आंसर मिल गया 2r/π। बस बात खत्म। ये पूरा जो स्टोरी है इसको अगर नहीं पढ़ना है तो सिर्फ इतना पढ़ो, इनफ है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है तो एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, मुझे रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल का एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ dx है। तो dx इक्वल टू मुझे क्या मिला, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, मतलब आर्क डी थीटा मिल गया। ठीक है, अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। मुझे ए वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आर साइन थीटा लिख सकते हो बच्चों। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ओके तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट तो सिमेट्रिकल है। तो ये मैंने जो छोटा एलिमेंट लिया इसका यहां से सेंटर ऑफ मास, ये इसकी मुझे जरूरत नहीं है, r cos थीटा की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो r sin थीटा मिल गया। तो ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गया dx। ठीक है, dx लेंथ है तो इसका मास मिल जाएगा। कैसे, तो इसके लिए लैम्डा हमारे पास है, मास डिवाइड बाय लेंथ। सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसकी लेंथ होगी पाई आर, लैम्डा इक्वल टू m अपॉन पाई आर। तो dx लेंथ के लिए मास क्या होगा बच्चों, तो dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या है बच्चों, m अपॉन पाई आर। dx क्या है, r d थीटा। ओके, तो ये मुझे मास मिल गया dm। हमारी फॉर्मूला थी dm आ गया, y मुझे मिल गया कितना, r sin थीटा। तो y की जगह पे रखो r sin थीटा, dm की जगह पे ये मैंने मास निकाला, dm इक्वल टू लैम्डा dx। ओके, m d थीटा अपॉन पाई, और नीचे तो मास m है तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। ठीक है, m कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए r अपॉन पाई बाहर निकाल दो। साइन का इंटीग्रेशन बच्चों आप जानते हो माइनस कॉस थीटा। हमारा एंगल जो है यहां से लेके यहां तक, मतलब जैसे जैसे घूमोगे तो थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी पाई। तो 0 से लेके पाई हमने इंटीग्रेशन किया। इसको सॉल्व करो बच्चों तो आपको आंसर मिलेगा 2r अपॉन पाई, जो इजीली हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो मेथड करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, मैंने मेथड आपको पढ़ाई, कहीं पे भी आपको काम लग जाए, बेसिक समझना जरूरी होता है। बाकी आप इजीली इक्वेशन से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। और इससे भी बेटर कि आप इसको याद रखो, सेमी सर्कुलर रिंग होगा उसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितना होगा, 2r अपॉन पाई। अगर y एक्सिस पे सिमेट्रिकल है तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा 2r अपॉन पाई। अगर x एक्सिस पे सिमेट्रिकल है तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा 2r अपॉन पाई। ठीक है, सिमिलरली डिस्क, फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर थीन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क of radius r and mass m। मेथड में एक्सप्लेन करता हूं, अदरवाइज मैंने आपको एक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है और इससे आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा। सेमी सर्कुलर रिंग है तो 2 थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया। आंसर मिल गया 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना ही है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये जो डिस्क है इसको हम नंबर ऑफ रिंग के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये जो डिस्क थी, डिस्क ऐसे सॉलिड फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया, बहुत सारी n नंबर ऑफ रिंग पे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें से मैंने एक रिंग कंसीडर की जिसको नाम दिया एलिमेंट्री रिंग। ये जो रिंग है इसका मास कितना, तो पहले इसका मास निकालेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास कितना, तो 2r अपॉन पाई। r रेडियस पे है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास कितना मिल जाएगा,
2r/पाई। ये रिंग का कैसे आया बच्चों? 2r/पाई लास्ट क्वेश्चन से आया। तो ये जो रिंग मैंने इमेज किया, मुझे इसका एक पूरी डिस्क कप चाहिए, लेकिन डिस्क को मैंने नंबर ऑफ रिंग के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे? एक तो y मिल गया 2r/पाई, ये रिंग की बात करो। अब ये जो रिंग है, एरिया पूरी डिस्क के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे सिर्फ ये रिंग का मास निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आपको पता है सरफेस मास डेंसिटी dm इक्वल टू सिग्मा इनटू डी। अगर पूरी डिस्क होती तो पाई आर स्क्वायर एरिया, हाफ है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये हो गई सरफेस मास डेंसिटी, ये हो गई सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया। रिंग को ओपन कर दो तो ये लेंथ हो जाएगी, लेकिन ये तो सेमी है, हाफ है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसकी लेंथ कितनी? 2 पाई आर, और विड्थ कितनी? डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई 2, तो पाई आर हो गया, क्योंकि पूरी रिंग 2 पाई आर है, सेमी है तो पाई आर हो गया। लेंथ कितनी? पाई आर, और विड्थ कितनी? डी आर, तो पाई आर इंटू डी आर, सिग्मा इंटू डी। ये जो रिंग मैंने कंसिडर की, ये रिंग का एरिया कितना? पाई आर इंटू डी आर, पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। और इसका मास मुझे फाइंड करना, तो सिग्मा इंटू डी। पूरी डिस्क का मास कितना है? m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों किया मैंने बच्चों? हाफ है इसलिए, ठीक है। तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2 पूरी डिस्क होती तो हम क्या लिखते बच्चों? m अपॉन पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसका तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। मुझे dm मिल गया, y मिल गया, फिर हमारा इक्वेशन है y dm अपॉन डी। सॉल्व करो बच्चों तो आपको आंसर मिलेगा 4r/3 4r/3, ठीक है। और वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 4r/3। बोलो बच्चों, इतना समझ में आ गया? तो आज का ये जो लेक्चर है आप अच्छे से समझना, मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही ये हो पाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। तो आप पॉज करके लिख सकते हो।